पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका एक और प्रैक्टिस सेट 15 में। और आज हम चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये दोनों ही मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको जानकारी के रूप में देती हूँ उसे जान सकेंगे। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक भी मैं इसके एंड स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 15, और अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा और उसे शेयर जरूर से करिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, व्यवस्थावादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे निम्न में से संबद्ध किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परंपरावादी, ऑप्शन बी आधुनिकतावादी, ऑप्शन सी व्यवहारवादी एंड ऑप्शन डी बहुलवादी। व्यवस्थावादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे निम्न से संबद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यवहारवादी। देखिए, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थावादी सिद्धांत को क्यों अपनाया गया? ये तब अपनाया गया जब राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र यानी राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया। तब उस राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन का क्षेत्र था, जो परिवर्तित किया गया था, उसके विस्तृत रूप से परिवर्तित रूप के अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को अपनाया गया, जो विशेषतः मानव व्यवहार पर आधारित था। यानी मानव दिन प्रतिदिन की जो गतिविधि में जो व्यवहार करते हैं, चूँकि मानव क्या है, मनुष्य क्या है, वो राज्य के सदस्य हैं, और राज्य क्या है, राजनीतिक संस्था है, और राज्य द्वारा जो कानून स्थापित किए गए हैं उनका पालन मनुष्य द्वारा किया जाना अनिवार्य है। तभी राज्य में कानून की स्थापना हो सकेगी, और राज्य मनुष्यों के, जो कि एक व्यवहारिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है, तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, और मनुष्य के व्यवहार के अकॉर्डिंग जब उनका अध्ययन किया जाता था, मनुष्य के व्यवहार का, बिहेवियर का, तो उसके अकॉर्डिंग राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने हेतु ही व्यवस्थावादी सिद्धांत को अपनाया गया था। आई थिंक इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण है? विच इज है सिम्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? आपका ऑप्शन ए है बाध्यकारी शक्ति होता है, ऑप्शन बी है इसमें राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी है राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, और ऑप्शन डी है राजनीतिक व्यवस्था के भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देख लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था का इसमें से कौन सा लक्षण है? इन चारों ऑप्शन में से देख के बताइए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप लोग नोट पैड लेके बैठा करिए और देखा करिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर किया करिए मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के जो भाग होते हैं, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के हों, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था के हों, इनके जो सभी पार्ट्स होते हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित करते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सभी भागों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त राजनीतिक क्रियाएं क्या होती हैं, अंतर्निहित होती हैं, भले ही उनका संबंध समाज के किसी संस्था से हो या किसी स्थान पर वे घटित हुई हों। ठीक है, तो इनका संबंध समस्त राजनीतिक क्रियाओं से होता है, और ये जो राजनीतिक क्रियाएं होती हैं केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं होती हैं, बल्कि ये परिवार यानी फैमिली, क्लब, चर्च और उन सभी संस्थाओं में पाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति को दूसरे की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यवस्था विश्लेषण के अनुसार शासन राष्ट्र राज्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करता है या किया जाना चाहिए? व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत के अनुसार शासन राष्ट्र राज्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? गवर्नेंस, नेशन स्टेट, अकॉर्डिंग टू सिस्टम एनालिसिस व्हाट वर्ड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ? आपके ऑप्शन है ए सोसाइटी यानी समाज, बी व्यवस्था अरेंजमेंट, सी पर्यावरण एनवायरनमेंट, और डी
विकास यानी डेवलपमेंट। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्था। और व्यवस्था विश्लेषण के अनुसार राष्ट्र राज्य के स्थान पर व्यवस्था शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही दे दिया है, तो इसके और अधिक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनर्निवेश की अवधारणा किसके सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन ए है डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है आमंड पावेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। पुनर्निवेश कीवर्ड आपके दिमाग में अगर क्लिक किया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में जब भी व्यवस्था सिद्धांत की बात होती है या व्यवस्था की अवधारणा की बात होती है, तो इसमें इस शब्द का प्रयोग करने वाले या व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम अग्रणी है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्यवस्था सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका आंसर होगा ईस्टन। इन्होंने अपनी बुक 1953 में जो पब्लिश हुई थी द पॉलिटिकल सिस्टम में, तो डेविड ईस्टन की बुक का क्या नाम है, द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था और इनका ये कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को, डिमांड्स को निर्गत में बदला जाता है, यानी डिमांड्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल पे वीडियो लेक्चर बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक व्यवस्था का एक आगत प्रकरण नहीं है, इज़ नॉट एन इनकमिंग केस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आपका ऑप्शन ए है राजनीतिक संचार, ऑप्शन बी है राजनीतिक भर्ती, ऑप्शन सी है हित अभिव्यक्ति और ऑप्शन डी है नियम अधिनिर्णय। तो बताइए आप लोग कि राजनीतिक व्यवस्था में आगत प्रकरण इनमें से क्या नहीं है। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है या क्या ये ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नियम अधिनिर्णय, यानी रूल अबार्ट्स जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में एक आगत प्रकरण नहीं है। देखिए, आगत क्या होता है, या आगत यानी निवेश होता है, ठीक है। तो निवेश के अंतर्गत क्या होता है, निवेश के अंतर्गत मांगे होती हैं और जो मांगे होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, वो पर्यावरण से संबंधित होती हैं। तो पर्यावरण से संबंधित मांगे रखी जाती हैं निवेश के अंतर्गत और इन मांगों के पीछे मांग रखने वाले, यानी इन डिमांड्स के पीछे जो डिमांड्स रखते हैं उनका समर्थन होता है, सपोर्ट होता है, जो कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों यानी डिमांड्स की ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसके साथ ही साथ जो समर्थन होता है, जो सपोर्ट होता है, वो राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने के लिए पावर प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि उस राजनीतिक व्यवस्था को जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि किसने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का आरंभिक प्रयास किया है। हु गेव कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, हैव यू मेड एन इनिशियल एफर्ट टू डेवलप इनटू ए फॉर्म। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चार्ल्स मेरियम और ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। बताइए, किसने तुलनात्मक राजनीति को शास्त्र के रूप में विकसित करने का आरंभिक प्रयास किया। क्या ये प्लेटो है, क्या ये अरस्तु है, क्या ये चार्ल्स मेरियम है, क्या ये वुड्रो विल्सन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ऐसे प्रारंभिक विचारक थे जिन्होंने राजनैतिक अध्ययन, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राज्य जैसी संस्था थी, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विभिन्न प्रकार के संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था और जब विभिन्न संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था, उसके आधार पे जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, तो फिर उन्होंने उसके आधार पर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी मैक्रेडिस, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी जेके रॉबर्ट्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग और इट इज़ नथिंग। तो ये स्टेटमेंट किसका है, वुड्रो विल्सन का, मैक्रेडिस का, अरस्तु का या फिर जेके रॉबर्ट्स का।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, J.K. रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स का यह कहना था कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं। तो ये कथन J.K. रॉबर्ट्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरता, समानताओं और असमानताओं से है। तो यह विचार किसका है, किसने ये विचार दिया था, ये पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एम कर्टिस, ऑप्शन बी फाइनर, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन एंड ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। बताइए। Political relation of comparative politics, the functioning of institutions and political behavior, significant continuity, similarities and inequalities is formed. Whose idea is this? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एम कर्टिस। एम कर्टिस ने ही यह कहा था, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधियों, राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं एवं असमानताओं के साथ इसका संबंध है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जी सार्टोरी, ऑप्शन बी डेविड एप्टर, ऑप्शन सी बिनर और ऑप्शन डी ईस्टन। Who has moved towards comparative politics did not attract our attention? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड एप्टर। डेविड एप्टर का संबंध तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं से नहीं है। आप लोग का आज का होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि डेविड एप्टर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या डेविड एप्टर क्यों फेमस है, किस आइडियोलॉजी के लिए ये फेमस है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि किसने तुलनात्मक राजनीतिक समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? आपका ऑप्शन ए है एरेंड रिचफर्ड, ऑप्शन बी है लूसियन पाई, ऑप्शन सी है माइनर बिनर और ऑप्शन डी है डेविड ईस्टन। चलिए बताइए। हु हैज़ कंपेरेबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ट्राइड टू सबमिट ए सॉल्यूशन? क्या ये एरेंड रिचफर्ड है, क्या ये लूसियन पाई है, क्या ये माइनर बिनर है, या क्या ये डेविड ईस्टन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एरेंड रिचफर्ड। एरेंड रिचफर्ड एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने तुलनात्मक राजनीतिक समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और इन्होंने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया ताकि वे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो समस्याएं विद्यमान है, राजनीतिक व्यवस्था में जो समस्याएं विद्यमान हैं उनका अध्ययन करके उनका एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी नागरिक समाज और ऑप्शन डी मीडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थर्ड एरिया इन द सिस्टम? चलिए बताइए, क्या ये राज्य है, क्या ये बाजार है, क्या ये नागरिक समाज है, या क्या ये मीडिया है? राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है ऑप्शन सी नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि तब पहला दूसरा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है? ये राज्य का अध्ययन किया जाता है, और राज्य का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये सिर्फ औपचारिक संस्थाओं, राज्य की सिर्फ कुछ ही संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होता है। जैसे सरकार और न्यायपालिका के अध्ययन तक ही ये सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये कई अनौपचारिक संस्थाओं में भी का भी अध्ययन करता है। अनौपचारिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? परिवार है, जाति है, वर्ग है, धर्म है, प्रभावकारी समूह है, मतलब इनसे रिलेटेड जो मनुष्य से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, क्योंकि मेनली ये फोकस किस पे करता है? मानवीय व्यवहार पे फोकस करता है ना। तो मनुष्य से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है हर एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कॉफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कॉफमैन ने जो सुशासन की परिभाषा दी थी, तो उस सुशासन की परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने कौन सी विशेषता को नहीं बतलाया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कानून का शासन और सरकार की कुशलता, ऑप्शन बी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ऑप्शन सी राजनीतिक अस्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, और ऑप्शन डी नियमित चुनाव और व्यापक प्रत्यवाहन की व्यवस्था। आपको बताना है कि जो सुशासन की परिभाषा दी गई थी कॉफमैन के द्वारा, तो उन्होंने इसमें से कौन सी विशेषता को नहीं बतलाया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। काफमैन ने जो सुशासन की परिभाषा बताई थी तो उसमें उसके अंतर्गत इन्होंने नियमित चुनाव और वापस प्रत्यवाहन की व्यवस्था को नहीं बतलाया था। बाकी जो ऑप्शन ए है कानून का शासन और सरकार की कुशलता, ये इन्होंने इसकी विशेषता बतलाई थी। ऑप्शन बी जो है वो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये भी विशेषता इन्होंने बतलाई थी। और ऑप्शन सी राजनीतिक अस्थायित्व व अहिंसा का नहीं होना, ये विशेषता भी इन्होंने बतलाई थी। काफमैन ने जो सुशासन की परिभाषा दी थी तो उसके अंतर्गत ए बी सी जो है वो इसकी विशेषता है, ऑप्शन डी इसकी विशेषता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपसे की, इसका प्रैक्टिस करवाया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। इसे अपनी ही तरह के तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आप शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। तो इसी तरह के अन्य उपयोगी प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। और हाँ, ये चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।